कक्षा 8 विषय विज्ञान के पाठ संख्या 10 किशोरावस्था की ओर का अध्ययन करेंगे। आज के इस पाठ का अध्ययन करने से पूर्व हमने पूर्व में जंतुओं में जनन, एनम, मानव जननांगों का अध्ययन किया है। जनन के लिए कौन सी आवश्यक प्रक्रिया है जिसको हमने पूर्व कक्षाओं में जाना है, लेकिन आज की इस पाठ में किस तरह से जननांगों का विकास होता है के बारे में अध्ययन करेंगे। किशोरावस्था की ओर में किशोरावस्था एवं यौवनारंभ। मानव जीवन में बालक जन्म के साथ ही निरंतर शारीरिक विकास करता है, किंतु 9 से 10 वर्ष की अवधि में बालक के विकास बहुत ही तीव्र गति के साथ में होते हैं। उस आयु में हम उनके विकास को स्पष्ट रूप से देखते हैं। बालक के या बालिकाओं के विकास के इस तीव्र गति को हम किशोरावस्था कहते हैं। यह किशोरावस्था बाल्यावस्था एवं यौवनारंभ की अवस्था के मध्य की एक कड़ी होती है। किशोरावस्था में होने वाले प्रमुख परिवर्तन या यौवनारंभ के प्रमुख परिवर्तन निम्न प्रकार के होते हैं। जब बालक या बालिका 10 से 11 वर्ष की आयु में प्रवेश करती है तो उसमें निम्न मुख्य परिवर्तन आते हैं। सबसे पहले उसकी लंबाई में तीव्र गति से वृद्धि होती है। दूसरा इसका जो परिवर्तन होता है वो उसकी शारीरिक आकृति में परिवर्तन होता है, स्वर में परिवर्तन होता है, जनन अंगों का विकास होता है, मानसिक बुद्धि एवं संवेदनात्मक परिवर्तन होते हैं, गौण लैंगिक लक्षण पाए जाते हैं, स्वेद एवं तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। लंबाई में वृद्धि 9 से 11 वर्ष की आयु में लंबाई की वृद्धि तीव्र गति से होती है और यह यौवनारंभ की अंतिम आयु जिसे 17 से 18 वर्ष माना जाता है तक चलती है। इस उम्र में बालक की पूर्ण लंबाई प्राप्त हो जाती है। दूसरा उसका जो परिवर्तन आता है शारीरिक आकृति में परिवर्तन। बालक के शारीरिक विकास में परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देते हैं। इस अवस्था में बालक के लंबाई के साथ साथ उसके दाढ़ी मूंछों का आना एक स्पष्ट लक्षण है। वहीं महिलाओं में उनके शारीरिक वृद्धि हो जाती है और कमर से नीचे का जो भाग होता है वह मोटा होना
प्रारंभ हो जाता है या मोटा हो जाता है। तीसरा, जनन अंगों का विकास। किशोरावस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है जनन अंगों का विकास। किशोरावस्था के प्रारंभ में ही जनन अंगों का विकास प्रारंभ हो जाता है और नर एवं मादा में जनन की क्षमता विकसित हो जाती है। इस अवस्था में मानसिक, बौद्धिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन हो जाते हैं। यह ऐसी अवस्था होती है जिसमें बालक या वह बालिका पूर्ण युवा नहीं होते हैं, तो उनके मानसिक विचारों में नित्य नवीन परिकल्पनाएं होती हैं, सोचने की, समझने की शक्ति में परिवर्तन होता है और उनकी संवेदनात्मक क्षमताओं में भी विभिन्न प्रकार के परिवर्तन पाए जाते हैं। गौण लैंगिक लक्षण। गौण लैंगिक लक्षण में महत्वपूर्ण, इस आयु में बालक में दाढ़ी मूंछों का आना और उसमें जनन क्षमताओं का विकास होना महत्वपूर्ण है। वहीं बालिकाओं में या मादाओं में भी उनमें रजोधर्म प्रारंभ हो जाता है और उसके शारीरिक आकृति में परिवर्तन आ जाता है। स्वेद एवं तेलीय ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि, जो नर एवं मादा दोनों में ही पाई जाती है, उसकी इस अवस्था में क्रियाशीलता बहुत अधिक बढ़ जाती है और उनके मुंह पे मुहांस से निकल जाते हैं, छोटे छोटे कील निकल जाते हैं इन स्वेद एवं तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता की वृद्धि से। मानव में जनन काल अवधि, यह एक स्वतः मन में उठने वाला प्रश्न है कि मानव में जनन काल की अवधि क्या मानी जाती है। क्या जन्म के साथ ही जनन काल की अवधि को माना जाए या जन्म से लेकर जीवन की अंतिम अवस्था को जनन काल अवधि माना जाए। तो मानव में जनन काल की जो अवधि होती है वह 9 से 10 वर्ष में प्रारंभ हो जाती है मादाओं में और यह 45 से 50 वर्ष की अवधि तक चलती है। या दूसरे शब्दों में ये कहें कि रजोधर्म के प्रथम दर्शन से लेकर के रजो निवृत्ति तक का जो समय होता है वह जनन काल का समय होता है। रजोधर्म, रजोधर्म से मतलब प्रत्येक स्त्री में यौनारंभ में 28 से 30 दिन के बाद ऋतुस्राव होता है, जिसे रजोधर्म या ऋतुस्राव कहते हैं। और यह अवधि प्रारंभ में अव्यवस्थित क्रम में होती है, किंतु कुछ समय के बाद यह एक नियमित अवधि हो जाती है जो प्रतिमाह 28 से 30 दिनों के बीच में ऋतुस्राव होता है। रजो दर्शन, मादाओं में या स्त्रियों में ऋतुस्राव को होना रजो दर्शन कहा जाता है। रजो निवृत्ति, स्त्रियों में ऋतुस्राव का अंतिम दर्शन होना रजो निवृत्ति कहा जाता है। जनन काल 9 से 10 वर्ष में
प्रारंभ होकर के 45 से 50 वर्ष तक की अवधि में स्त्रियों में पाया जाता है, यह उसका जनन काल है। अंतःस्रावी ग्रंथियां मानव शरीर में कुछ हार्मोन स्रावित होते रहते हैं, जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए वाहिनिकाएं नहीं पाई जाती हैं। उन्हें हम अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। संतति का लिंग निर्धारण अर्थात गर्भ में बालक है या बालिका है का निर्धारण किस प्रकार से होता है। मादा में 22 गुणसूत्र और नर में 22 गुणसूत्र एक समान पाए जाते हैं, और मादा में इसके अतिरिक्त 23वां जो गुणसूत्र होता है X गुणसूत्र पाया जाता है, वही नर में X और Y गुणसूत्र पाए जाते हैं। जब निषेचन होता है तो निषेचन के फलस्वरूप मादा X गुणसूत्र को देती है, वहीं नर X गुणसूत्र को देता है। तो X गुणसूत्र से बालिका का जन्म होता है, वहीं जब बालिका या स्त्री X गुणसूत्र का निषेचन के फलस्वरूप त्याग करती है और पुरुष Y गुणसूत्र का त्याग करता है, तो X और Y मिलकर के बालक का जन्म होता है। पिट्यूटेरियन हार्मोन स्रावित होता है। वह हार्मोन्स लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को नियंत्रित करने का कार्य करता है। पीयूष ग्रंथि से स्रावित या पिट्यूटेरियन हार्मोन ही जनन की उत्तेजनाओं को प्रदान करता है। जननात्मक स्वास्थ्य मनुष्य कायिक एवं मानसिक विसंगति से मुक्त होकर के या मनुष्य का कायिक एवं मानसिक स्वास्थ्य से मुक्त पाया जाना जननात्मक स्वास्थ्य कहलाता है।